Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप क्या होते हैं, राइट, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, और उसके रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किए, न्यूमेरिकल्स कवर किए। तो आज की इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन की बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर हम ग्राफिकल एनालिसिस मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अपना पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। तो आज हम ये ग्राफ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होगी अपनी एक्सेलरेशन से। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के अनुसार अगर चेंज होती है तो हम उस टर्म को कहते हैं एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल कवर करके बताता हूं, फिर आपको एक्सेलरेशन की कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है, ये अपने पास व्हीकल है, इसे नाम दीजिए ए। आई नो ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आई कांट ड्रॉ इमेजेस वेरी वेल। ठीक है, तो ये अपने पास कार ए है और ये कार बी है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये व्हीकल ए है, ये व्हीकल बी है। थोड़ा बहुत इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करता हूँ। ये अपने पास व्हीकल ए है और ये अपने पास व्हीकल बी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये हो गया अपना व्हीकल ए और ये हो गया अपना व्हीकल बी। अपने पास दो व्हीकल है, एक व्हीकल ए और एक व्हीकल बी। मान लीजिए ये जो व्हीकल ए है ये व्हीकल 10 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन कर सकता है और जो बी व्हीकल है वो 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कवर कर सकता है, या फिर 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन कर सकता है। देखिए हमारे पास एक व्हीकल ए है, दूसरा व्हीकल बी है। तो जो व्हीकल ए है वो 10 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन कर सकता है। इसका मतलब क्या, ये 10 सेकंड में अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकता है और ये 10 सेकंड में अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकता है। राइट, हमने एग्जांपल कंसीडर किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब 10 सेकंड हो जाएंगे इसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर का 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगा। जब इसके 10 सेकंड हो जाएंगे तब इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या, हमारा जो व्हीकल ए है ये इसका जो स्पीड चेंज करने का रेट है ये एज कंपेयर टू व्हीकल बी ज्यादा है। मतलब क्या, ये जो व्हीकल ए है वो अपने स्पीड का रेट एज कंपेयर टू बी ज्यादा चेंज कर सकता है और ये जो बी है इसका स्पीड चेंज करने का रेट एज कंपेयर टू बी कम है। मतलब क्या, ये 10 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर तक जाएगा, ये 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रही है। तो देखिए ये जो व्हीकल ए है या फिर ये जो व्हीकल बी है ये क्या करती है, 10 सेकंड में अपना स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर देती है और ये 10 सेकंड में अपना स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कर देती है। इसका मतलब क्या, इससे हम क्या समझने वाले हैं, मतलब क्या, ये जो दोनों व्हीकल है इन दोनों में स्पीड चेंज करने की या फिर स्पीड चेंज करने के रेट की टेंडेंसी है। मतलब क्या, व्हीकल ए अपना स्पीड किसी रेट से चेंज कर सकती है और व्हीकल बी अपना स्पीड किसी रेट से चेंज कर सकती है या फिर अपनी वेलोसिटी किसी रेट से चेंज कर सकती है।
मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो जो रेट है चेंज करने का, उस रेट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आई होप अभी आपकी एक्सेलरेशन की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या, अगर टाइम के अनुसार वेलोसिटी किसी रेट से चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, या फिर इन सिंपल वर्ड, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देयरफॉर इट इज द वेक्टर क्वांटिटी which can be positive, नेगेटिव और जीरो। क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है और वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी अपना पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसके बेसिकली तीन प्रकार पढ़ते हैं। एक पढ़ता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक पड़ता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पड़ता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। एक और होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये जो कांसेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, ए एवरेज मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सिंपल कांसेप्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी आपको पढ़ाया हुआ है, एवरेज स्पीड आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसी के बेस पे कांसेप्ट पे मुझे इसको आपको ज्यादा पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी वो स्टडी किया हुआ है। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आपको किसी भी चीज का अगर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप फाइनल वेलोसिटी चेक करोगे, आप इनिशियल वेलोसिटी चेक करोगे और आप फाइनल टाइम चेक करोगे और इनिशियल टाइम चेक करोगे। तो फाइनल वेलोसिटी से आपको इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है और फाइनल टाइम से आपको इनिशियल टाइम को माइनस करना है, और जो भी इसका आंसर आएगा अपने टाइम का और जो भी अपने वेलोसिटी का आंसर आएगा, आप उस टाइम के आंसर से वेलोसिटी के आंसर को डिवाइड करेंगे, आपको सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको एक्सेलरेशन क्या है ये समझ में आ चुका होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v/t ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी हो सकती है, राइट। और अभी हम इस लेक्चर में एक्सेलरेशन के तीन टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर हम देखने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद हम ग्राफिकल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके बाद दो पॉइंट से मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। When the rate of change of velocity is constant, then the acceleration is uniform. ठीक है, क्या कहती है हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मतलब कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो रेट है, अगर वो रेट कांस्टेंट है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हमारी एक व्हीकल है, फॉर एग्जांपल एक कार है,
उस कार का इनिशियल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, फिर 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 2 सेकंड के, ठीक है, 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ऐसे ही 4 सेकंड के बाद उस कार का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। ऐसे ही उसका स्पीड बढ़ता गया। तो देखिए 12 में और 14 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 14 में और 16 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 18 में और 16 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। मतलब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितने रेट से चेंज हो रही है? वो 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या, जो हमारी वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। मतलब क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका जो चेंज होने का रेट है अगर वो कांस्टेंट है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सिंपली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसके उल्टा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रेट कांस्टेंट नहीं है तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब when the rate of change of velocity is not constant, then the acceleration is non uniform। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थी, एक थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, एक थी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। आई होप दोनों भी डेफिनेशन आपको भी समझ में आ चुकी होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका रेट अगर कांस्टेंट है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके जो वेलोसिटी का रेट है अगर वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 18 किलोमीटर पर आ रहे हैं, 1 सेकंड के बाद 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, 2 सेकंड के बाद 25 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 28 किलोमीटर पर आवर हो गया फॉर एग्जांपल दूसरे नेक्स्ट सेकंड। तो ये 18, 20, 25, 28 ये जो नंबर है ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, इनमें जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, ये जो अपना एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आई होप आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। मैं टॉपिक भी इरेज कर देता हूं ताकि हमें थोड़ी बहुत जगह मिले, राइट। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन के हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखनी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट then the acceleration must be zero, then the acceleration must be zero। देखिए एक्सेलरेशन तैयार कब होता है या फिर फॉर्म कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। तो हमने क्या कहा है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तब जाके उस कंसेप्ट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन तैयार कब होता है, जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। देखिए ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्या कहता है, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी है बट वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है तो
और आखिर तक उसका स्पीड सिर्फ 40 किलोमीटर पर आ रही है, मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कब तैयार होता है, जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो मस्ट बी जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तैयार करने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन तैयार नहीं होगा। तो हमें पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट then the acceleration may be or may not be constant। देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हम स्पीड को और वेलोसिटी को लगभग सेम ही मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है और स्ट्रेट लाइन के मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस कंसेप्ट में उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका स्पीड 101% कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या फिर चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो। बट अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही हो, या फिर 2D में मोशन परफॉर्म कर रही हो, या फिर 3D में मोशन परफॉर्म कर रही हो, तो इस कंसेप्ट में वेलोसिटी और स्पीड दोनों कंसेप्ट सेम नहीं रहते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है और डिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो डिस्टेंस जो है वो अपने स्पीड पे डिपेंड करता है, और जो स्पीड जो है अपने डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जो वेलोसिटी है वो अपने डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करती है। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करती हो और ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है अगर कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होता ही है। बट अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म नहीं करती हो तब जाके ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो वेलोसिटी से चेंज हो सकता है, राइट। और एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखिए, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन मे बी और मे नॉट बी जीरो, या फिर कांस्टेंट और जीरो, ठीक है। इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन मे बी और मे नॉट बी जीरो। इसका मतलब क्या, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो अब एक्सेलरेशन जीरो होता है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। और एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो स्पीड पे उतना डिपेंड नहीं कर सकता। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्म circular motion then its acceleration is always non-zero। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तब उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज नॉन जीरो होता है। तो क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट कभी कभी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकती है, ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस में परफॉर्म कर सकती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होती है। क्योंकि वहां पे अगर आपने वो सिंपल पेंडुलम का केस देखी होगी जिसमें सिंपल पेंडुलम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तैयार हो रहा है।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नॉन जीरो रहता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका लास्ट पॉइंट समझाने वाला हूं। देखिए, इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम और एंड वेलोसिटी, if the sign of velocity and acceleration are equal, then the body is said to be accelerated। यहां पे लिखते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको यहां तक दिख रहा होगा। देखिए, if the sign of velocity and acceleration are equal then the body is said to be accelerated। इसका मतलब क्या, अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तब जाके तब उस केस में हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। मतलब क्या, अगर हमारी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जा रही है और अगर हमारे और उसी केस में और उसी डायरेक्शन में अगर हमारा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन से जा रहा है, मतलब अगर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेटेड है। मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है या फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब अगर दोनों की साइन सेम है तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है और हमारी जो वेलोसिटी है उस केस में हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो बॉडी एक्सेलरेटेड है और उस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट मैंने लिख के दिए हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड क्या कहता है, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन मे बी और मे नॉट बी जीरो। ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। और अभी अभी हमने कहा है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का अगर साइन सेम हो तो वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे। आप चाहो तो सिर्फ नोट डाउन कर सकते हैं। अब रिटार्डेशन क्या होता है और डी एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट, मतलब हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, मतलब हमारी वेलोसिटी आगे जाना चाहती है और वो जो एक्सेलरेशन है वो उस वेलोसिटी को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को स्टॉप करेगा। मतलब उस केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रक है या फिर हमारे पास एक कार है, वो कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन रोड पे जा रही है और वही कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी रफ रोड पे जा रही है, तो ये जो रोड है ये जो रोड है और कार का जो टायर है, तो कार के टायर्स में और रोड में क्या होगा, एक फ्रिक्शन तैयार होगा। ठीक है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को अपोज करेगा। तो इस केस में उस एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड या फिर इन अदर वर्ड, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करे तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। और डी एक्सेलरेशन में या फिर रिटार्डेशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कम होती है और ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो भी कम होता है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है ग्राफिकल एनालिसिस। तो अभी हम ग्राफिकल एनालिसिस को शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन समझ में नहीं आ गया होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपके फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें देखना है ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में हमें पहले देखना है बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है,
तो मान लीजिए x हमारी पोजीशन है, मतलब डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा t, राइट। x मतलब पोजीशन यानी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और t मतलब क्या, टाइम, ठीक है। अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं ग्राफ, ठीक है। ये देखिए, ये अपना x और ये अपना टाइम। x मतलब पोजीशन, मतलब चाहे वो डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और t मतलब टाइम। तो मान लीजिए हमारे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन, और इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है। तो ये बेसिक ग्राफ है। यहाँ पे हमारी मान लीजिए इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, और ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारी इनिशियल पोजीशन थी और ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही की वही है, बट जो टाइम है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। मतलब क्या, इस केस में सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे वैसी की वैसी है। तो ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, ये ग्राफ हमें शो करता है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, डे की नाइट हो रही है, नाइट का डे हो रहा है, बोर्ड वही का वही है। मतलब क्या, टाइम बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट वही की वही है। तो ये ग्राफ हमें कहता है कि जब आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम इंक्रीजिंग दिखे, तो समझ जाना कि वो बॉडी रेस्ट में। तो आई होप आपको फर्स्ट ग्राफ क्लियर हो चुका होगा। सेकंड ग्राफ देखिए, मान लीजिए ये हमारी पोजीशन है x और ये हमारा टाइम है t। देखिए यहाँ पे 1 मीटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे अपना 3 सेकंड है, यहाँ पे अपना 4 मीटर है और यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल 4 सेकंड है, ठीक है। ये टाइम है सेकंड, ये 1 सेकंड हो गया अपना, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड हो गया 4 सेकंड। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, 2 मीटर में 2 सेकंड का डिस्टेंस कवर करा, 3 मीटर में 3 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, और 4 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो अगर हम इसका एक स्लोप ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का टाइम भी बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट अपने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन भी चेंज कर रही है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। और आपको मालूम है कि डिस्टेंस और टाइम हमें क्या देता है, स्पीड देता है या फिर वेलोसिटी देता है। मतलब क्या, इस केस में या फिर सेकंड ग्राफ में ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में या फिर उस परफेक्ट टाइम में परफेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हो गया, 2 सेकंड में 2 मीटर कवर हो गया, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर हो गया, 4 सेकंड में 4 मीटर कवर हो गया। मतलब क्या, आपको एक ऐसी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट ये वर्टिकली जो स्लोप हमें दिख रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, राइट। बट देखिए इस केस में यूनिट टाइम में यूनिट डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये यूनिफॉर्म मोशन सेकंड केस का ग्राफ समझ में आ चुका होगा। क्या पे देखिए 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हो गया, 2 सेकंड में 2 मीटर कवर हो गया, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर हो गया, 4 सेकंड में 4 मीटर कवर हो गया। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन दिखती है, और ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो करती है, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये शो करती है कि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हमारा सेकंड ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट। पहले 1 मीटर पर सेकंड थी, अभी जो है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो आई होप आपको सेकंड ग्राफ भी समझ में आ चुका होगा। देखिए थर्ड ग्राफ क्या देता है हमें। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसे कुछ पॉइंट नहीं लेंगे, ये हमारा x हो गया और ये हमारा t हो गया। तो x मतलब क्या, पोजीशन, और t मतलब क्या, टाइम। तो इस केस में जो है देखिए ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब क्या, ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है, बट इस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे पहले हायर पॉइंट पे थी,
फिर से लोअर पॉइंट में आ गई, फिर से लोअर पॉइंट में आ गई, फिर से लोअर पॉइंट में आ गई, और ये स्ट्रेट लाइन मिली है। मतलब क्या, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, बट इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आपको थर्ड ग्राफ भी समझ में आ चुका होगा। मान लीजिए ये हमारा अपर पॉइंट है, फिर से कम हो गया, फिर से कम हो गया, और टाइम बढ़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या, हमारा एक्स एक्सिस डिक्रीज हो रहा है और टी एक्सिस बढ़ रहा है। मतलब हमारी जो पोजीशन है वो कम हो रही है, हमारी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, बट इस केस में हमारी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जो था पहला ग्राफ, ये अपने रेस्ट का ग्राफ था, ये अपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, और ये अपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है, वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, या आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। सॉरी, यहाँ पे आपका स्पीड बढ़ रहा है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और ये जो अपना स्पीड है वो यूनिफॉर्मली घट रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन था, ये भी यूनिफॉर्म मोशन था। मान लीजिए फोर्थ केस है अपने पास, ये हो गया अपना एक्स, ये हो गया अपना टी। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ग्राफ है। अब देखिए, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो पॉइंट है ये हमें कहता है कि हमारी पोजीशन अभी पहले बढ़ रही थी, फिर घट रही थी, फिर घट रही थी, फिर एक टाइम आ गया जहां पे हमारी पोजीशन जीरो हो गई, और फिर से हमारी पोजीशन बढ़ गई। ठीक है, और फिर से हमारी पोजीशन बढ़ गई, और टाइम के साथ हमारी पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या, ये जो मोशन है ये हमें यूनिफॉर्म है इसकी गारंटी नहीं देता, क्योंकि हमारी पोजीशन पहले कम हो रही थी, पहले जीरो हो गई, पहले यहाँ पे हमारी पोजीशन ज्यादा थी, अभी उससे कम हो गई, फिर उससे कम हो गई, फिर जीरो हो गई, और फिर धीरे 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 बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारी क्या हो रही है बच्चों, पोजीशन है वो चेंज हो रही है। मतलब पहले ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर ज्यादा हो गई। मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें यूनिफॉर्म मोशन की जो गारंटी है वो नहीं देता, क्योंकि ये हमें बता रहा है ये हमें बता रहा है कि देखता है कि ये हमें बता रहा है कि आपकी जो पोजीशन थी पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे हो गई, अब जीरो हो गई फॉर एग्जांपल, फिर से आप यहाँ पे आ गए, फिर से आप यहाँ पे आ गए, और फिर से आप यहाँ पे आ गए। इसका मतलब क्या, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली नॉन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों के चारों ग्राफ समझ में आ चुके होंगे। आप चाहो तो इन चारों ग्राफ को नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको एक और ग्राफ इसका एक और ग्राफ मैं आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए, हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी पोजीशन है एक्स, और ये हमारी पोजीशन है टी, और आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया हो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपना, ये ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, आपका जो स्पीड था, सॉरी आपकी जो पोजीशन थी वो पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे हो गई, और टाइम भी आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे आपकी पोजीशन हो गई, और यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, राइट। क्योंकि आपकी वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर यहाँ पे क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर से आपकी वेलोसिटी घट रही है, यहाँ पे भी घट रही है, यहाँ पे भी घट रही है, यहाँ पे भी जीरो हो गई, राइट। और फिर आपकी वेलोसिटी आगे जाकर कांस्टेंट हो रही है। मतलब क्या, इस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले केस में हमारी वेलोसिटी कैसी थी, जीरो थी, मतलब बॉडी रेस्ट में थी। हमने जो दो ग्राफ देखे, उस ग्राफ में हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, और इसीलिए हमने उन दो ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करा। कि हमने जो फोर्थ ग्राफ देखा उसमें हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि वो चेंज हो रही थी। इस ग्राफ में भी आपकी पोजीशन और टाइम दोनों भी नॉन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मतलब क्या, इस केस में भी आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये जो ग्राफ है अपना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ।
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे इसे टेंजेंट पर ड्रॉ करें, राइट, अगर हमें स्लोप मिलता है और उसको हम अगर हम टेंजेंट स्लोप या फिर उस स्लोप को हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो जो हमें थीटा मिलता है उस थीटा का यूज करके या फिर उस tan थीटा का यूज करके हम पूरी की पूरी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया गया हो और आपको अगर डायरेक्टली उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमें कर्व मिला है या फिर स्लोप मिला है उसमें आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। और अगर वो एंगल आपको पता है, वो जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है और वो जो आपको टेंजेंट ड्रॉ का जो एंगल पता है उस एंगल से हम डायरेक्टली किसी भी ग्राफ से उस ग्राफ की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको जब एग्जांपल कवर करूंगा तब या फिर हम जब उसके न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करा था। ठीक है, आई होप अभी आपको पोजीशन वर्सेस टाइम के जो ग्राफ है वो अभी वो जो 5 हमने ये ग्राफ देखे आपको अभी समझ में आ चुके हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया गया हो, ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये अपना पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट बी है, ये अपना पॉइंट सी है, ये अपना पॉइंट डी है, राइट। आपको ये अपनी पोजीशन हो गई एक्स, ये हो गई अपनी पोजीशन टी। तो एक्स और टी दोनों मिला के हमें क्या देते हैं, वेलोसिटी। तो आपको ऐसा पूछा गया हो कि विच पॉइंट रिप्रेजेंट नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और विच पॉइंट रिप्रेजेंट नेगेटिव वेलोसिटी। तो देखिए आपको सिंपली उस ग्राफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा ग्राफ था, ए तो नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहां से ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। जो बी था वहां पे अपनी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 0 हो गई, यहां से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और ये जो सी पॉइंट है ये इसके पहले है और बी के और इसके बीच में, मतलब क्या, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है वो डिक्रीज होते हुए आई है। मतलब ये जो अपना सी पॉइंट है ये एक नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा सी पॉइंट है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक नेगेटिव वेलोसिटी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया हो कि अब हमें ये ग्राफ दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है हमें दिया हुआ, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है और ये अपना सी पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल। और आपको पूछा गया विच पॉइंट has zero velocity। देखिए आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ए जो है यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। ये जो बी है ये 0 है। मान लीजिए मैं आपको वो 0 क्यों बता रहा हूं, देखिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट 0.01 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट रुकती है। मतलब क्या, उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी देर के लिए भी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे लोअर पॉइंट हो गया, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और जहां पे ऑब्जेक्ट रुकती है, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट रुकी है क्योंकि वो थोड़ी देर बाद जाके जब वो स्टॉप करेगी उसी मैक्सिमम पॉइंट में वो रुकेगी। मतलब ये हमारा बी क्या है, ये हमारी मैक्सिमम पोजीशन है। मतलब क्या, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट रुकती है। मतलब बी पे 0.01 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ऑब्जेक्ट रुकेगी। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो विच पॉइंट हैज 0 वेलोसिटी, इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट बी हैज 0 वेलोसिटी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपको फिर से एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, ये हमारे पास ग्राफ है फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना t। x मतलब पोजीशन और t मतलब टाइम। हमारे पास दो स्लोप है फॉर एग्जांपल, एक ये स्लोप है, दूसरा ये स्लोप है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, ये एंगल हो गया अपना 45 डिग्री। इसे कहेंगे हम a और इसे कहेंगे हम b। तो आपको अगर ये ग्राफ दिया हो फॉर एग्जांपल और पूछा गया हो कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी फ्रॉम द ग्राफ, आपको VA अपॉन VB फाइंड करना है ग्राफ का यूज करके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी किसी वेलोसिटी का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
और अगर उसे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और अगर हम उसे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और अगर हमें उसके एंगल का पता है तो हम डायरेक्टली उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर हमने कोई ग्राफ बनाया, उसके किसी भी स्लोप पे हमने टेंजेंट बनाई और अगर हमें वो एंगल मालूम है तो हम उस एंगल को tan अप्लाई करके सीधे सीधे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर उस ग्राफ की जो टोटल वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये 30 है, ये तो अगर हम इसे tan लगाए अप्लाई करेंगे तो ये VA हो जाएगा और ये 45 है, तो अगर हम इसे B को tan अप्लाई करेंगे तो वो VB हो जाएगा। मतलब क्या, VA इज इक्वल टू हो जाएगा अपना tan 30 और VB अपना हो जाएगा tan 45। तो tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3 और tan 45 की आती है बच्चों 1। तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, VA/VB दैट इज 1/√3। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आपको ग्राफ से बनते हैं। तो आई होप आपको ग्राफ भी समझ में आ चुकी होगी और आपकी जो कंसेप्ट है ग्राफिकल क्वेश्चंस की वो भी अभी थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, हम अभी जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखेंगे तब आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पहले 5 ग्राफ समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तब चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। अब हमें देखना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। मतलब हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ किया तो उसे हम कंपेयर करके वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी और ये हो गया हमारा टाइम। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए आपको ये स्ट्रेट ग्राफ दिया हो और ये जो हमारी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ये है 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे कि हमने पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में देखा था, यहाँ पे हमारा एक्स था, यहाँ पे हमारे टी थी। तो हमने क्या कंक्लूड करा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। बट अब देखिए हमारी जो वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड में कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी है बट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है। तो मैंने आपको पहले ही एक्सेलरेशन के टाइम में बताया था कि जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, ये हमें दो चीजें शो कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी, इस ग्राफ से आपकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन तैयार होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है और इस ग्राफ में वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। मतलब क्या, हमारा एक्सेलरेशन 0 है। आई होप आपको पहला ग्राफ अभी समझ में आ चुका होगा। सेकंड ग्राफ देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारी वेलोसिटी, ये हो गया हमारा टाइम। तो ये अपनी हो गई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 सेकंड। ठीक है, ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गया अपना 2 सेकंड, ये हो गई 30 मीटर पर सेकंड, ये हो गया अपने 3 सेकंड। तो अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे फॉर एग्जांपल तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे और अगर हम इसे ज्वाइन करें तो हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखती है। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारी पोजीशन थी, यहाँ पे हमारा टाइम था, राइट। अभी हमारी यहाँ पे वेलोसिटी है और अभी हमारा यहाँ पे टाइम था। तो उस ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिला था, उस ग्राफ से हमें ये सीखने को मिला था कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं थी उस वक्त, ऑब्जेक्ट उस वक्त वेलोसिटी में थी, पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से हम उसे कह रहे थे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। बट देखिए अभी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। अभी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अभी हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, बट जो चेंज होने का रेट है वो रेट कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस ग्राफ से हमें वेलोसिटी और टाइम के अगेंस्ट का जो ग्राफ है, अगर हमें इस प्रकार का ग्राफ आता है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का जो रेट है
वो रेट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको सेकंड ग्राफ भी समझ में आ चुका होगा, राइट। देखिए मैं आपको थर्ड ग्राफ देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। ये हो गया अपना वेलोसिटी, ये हो गया अपना टाइम, राइट। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल हमारी वेलोसिटी और टाइम। ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि आपकी पहले वेलोसिटी ज्यादा थी इस टाइम पे, अभी आपकी इस टाइम पे वेलोसिटी कम हो रही है, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी और कम हो रही है, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या? हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी डिक्रीज जो हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट भी कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। मतलब इस केस में भी हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है। मतलब क्या? ये जो एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। तो आपको जब भी वेलोसिटी और टाइम का अगर ऐसा ग्राफ दिखता है तो आप उसे एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, आप उसे डी एक्सेलरेशन कहेंगे या फिर रिटार्डेशन कहेंगे। तो आई होप आपके ये तीनों ग्राफ क्लियर हो चुके होंगे, वेलोसिटी और टाइम का। ये हो गया अपना फर्स्ट ग्राफ, ये हो गया अपना सेकंड ग्राफ और ये हो गया अपना थर्ड ग्राफ। सिमिलरली देखिए हमारे पास एक फोर्थ ग्राफ है इस प्रकार से, वेलोसिटी और टाइम। अगर आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखता है तो आप क्या कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमारा कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे यहाँ तक था, अभी यहाँ पे अभी दूसरा स्लोप वहां पे चला गया। मतलब हमारी जो वेलोसिटी है उसका जो रेट है इस ग्राफ से हमें देखने को मिलता है कि वो जो रेट है वो रेट कांस्टेंट नहीं है, वो रेट बदल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमें क्या कहता है कि हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो आई होप आपको ये चारों ग्राफ समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था, ये सेकंड ग्राफ था, ये थर्ड ग्राफ है और ये फोर्थ ग्राफ है। इसमें से हमें क्या पूछते हैं? हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दे, और कभी कभी हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। मतलब क्या? अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया हो और वहां से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसकी क्या प्रोसीजर है अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कीजिएगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और टाइम, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। मान लीजिए हमें ये दिया गया हो 1 2 3 4, ठीक है, और हमें ये दिया गया हो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल शेप हो गया। तो अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो तो जो हमारा ग्राफ बनता है उसका जो एरिया है या फिर उसका जो रीजन है, उसका जो शेडेड रीजन है, वो उस शेडेड रीजन का अगर हम एरिया फाइंड करें तो हमें सीधे सीधे उस ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है उस एरिया से हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में क्या है बच्चों? सिंपल वर्ड में अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया हो तो आप क्या करोगे? जो हमें ग्राफ दिया है उस ग्राफ के जितने भी एरिया है अगर हम उन सब एरिया को ऐड करते हैं तो तब जाके हमें उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मेजर हम कर सकते हैं, राइट।
आई होप आपको वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में से डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार फाइंड करके इसका आइडिया आ चुका होगा। अगर नहीं आ चुका होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो हमारा ग्राफ है, मतलब मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना वेलोसिटी, ये हो गया अपना टाइम, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इसका एरिया है फॉर एग्जांपल A1, इसका एरिया है A2 और इसका एरिया है फॉर एग्जांपल A3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इन तीनों एरिया को आप प्लस माइनस करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, राइट। तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से पोजीशन फाइंड करनी है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव जो हमारा ग्राफ बना है उस रिस्पेक्टिव ग्राफ के जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट करोगे और उसको कैलकुलेट करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें से आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक ग्राफ है, ये हो गया अपनी वेलोसिटी, ये हो गया अपना टाइम। ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 10 और ये हो गया फिर से 5। दोनों और आपको पूछा हुआ और आपको पूछा है फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में से आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है, दोनों फाइंड करनी है। तो देखिए डिस्टेंस मतलब क्या, सॉरी डिस्टेंस मतलब क्या, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। अब देखिए ये अपना 5 सेकंड, ठीक है, ये भी 5 है। आपको पूछा गया हो कि इस ग्राफ में से डिस्टेंस फाइंड कीजिए और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो डिस्टेंस मतलब क्या, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस में तो ये भी पाथ कवर हो जाएगा, ये भी पाथ कवर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसे निगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो राइट, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको इन दो ग्राफ का एरिया ऐड करना होगा और या फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप उसकी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकोगे। तो अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ये हो जाएगा, अगर हम इसे नाम दे ओ, ये इसको नाम दे हम ओ ए बी और ये सी और ये डी। तो एक ट्रायंगल हो गया OAB, दूसरा हो गया अपने पास BCD। तो OAB का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गई अपनी हाइट, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना 5 है, अगर आपको नहीं क्लियर दिखा तो यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, ये अपना 5 है। तो अपनी हाइट क्या हो गई 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस तो 5 है और हाइट कितनी है अपनी, वही 5 है, राइट। और हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया अपना पहला एरिया जो पॉजिटिव है, जो अपर है। अब ये लोअर है, लोअर है मतलब क्या, हम इसे निगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस हाफ एज इट इज। इसकी भी हाइट 5 है, मतलब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका भी बेस कितना है 5, मतलब ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो जाएगा अपना 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। आई होप मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करी ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो अपना स्पीड है या फिर जो अपना डिस्टेंस है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड नहीं करता, वो एक पाथ
लेंथ पे डिपेंड करता है, तो हमें ये पूरी की पूरी पाथ लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर मेजर करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। बट इस केस में हम इसे निगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इस केस में हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं हाफ, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है, हाफ यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ये हो गया अपना फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया अपना सेकंड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस मतलब क्या, उन दोनों का एरिया, तो इसे हम A1 कहेंगे, और इस एरिया को हम A1 कहेंगे, और इस एरिया को हम A2 कहेंगे, तो ठीक है। तो अपना डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू A1 का मैग्नीट्यूड प्लस A2 का मैग्नीट्यूड, और या फिर दोनों को मॉड लगा के वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो A1 क्या आता है अपना हाफ इंटू बेस मतलब 5 इंटू हाइट मतलब 5 प्लस हाफ इंटू बेस मतलब 5 इंटू हाइट मतलब 5, तो 5 5 जा 25 अपॉन 2 प्लस 25 अपॉन 2 दैट इज 50 अपॉन 2 दैट इज 25 मीटर। तो इसका इसमें जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना कवर करा, 25 मीटर, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है वो कितनी हो गई है, 0। तो इस प्रकार से वेलोसिटी वर्सेस टाइम के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कभी कभी आपको रेक्टेंगल भी मिल सकता है, कभी कभी आपको ट्रायंगल भी मिल सकता है, कभी कभी आपको जो स्क्वायर टाइप का ग्राफ भी मिल सकता है। मतलब जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया है शेडेड रीजन, अगर उस शेडेड रीजन का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप किसी भी प्रकार के ग्राफ वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से आप किसी भी प्रकार से आप जो है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। आपको चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अभी हमें आखिरी टॉपिक देखना है आज के लेक्चर का। अब देखिए कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ होते हैं, जो 2-4 ग्राफ है मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके बारे में, फिर आप कंसेप्ट फिर आप कोई भी कंसेप्ट का ग्राफ आप सॉल्व कर सकते हो। इम्पॉसिबल ग्राफ्स, मान लीजिए अपने पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये होगा अपना पोजीशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है अपने पास। ये अपने पास ग्राफ है, तो ये एक इम्पॉसिबल ग्राफ है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने यहां से शुरुआत करी फॉर एग्जांपल, और आप यहां पे आ गए, आप फिर से यहां पे आ गए, आप फिर से यहां पे आ गए। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो तो मतलब हम मतलब थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, पर अगर आप इसे नीटली ऑब्जर्व करोगे तो मान लीजिए अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, ये अपना डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी जो पॉइंट है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे जाओगे ई पॉइंट में, और जब आप ई से आप एफ पे जाओगे, और जब आप जी पे जाओगे, तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जो पॉइंट है, ये जो ई एफ जी, ये जो 3 मेन पॉइंट है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम रिवर्स टाइम जा रहे हैं। रिवर्स मतलब ये टाइम आगे बढ़ रहा है और ये टाइम फिर से पीछे जा रहा है, और आप जानते हैं कि टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होता, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ, राइट। फॉर एग्जांपल आपको ये ग्राफ दिया गया हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, सर्कुलर ग्राफ दिया हो, ये भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप यहां से जाके यहां पे आ गए और आप फिर से रिवर्स टाइम में जा रहे हैं, और टाइम कभी रिवर्स नहीं होता, ठीक है। आपको मान लीजिए ये ग्राफ दिया गया हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, फॉर एग्जांपल ये हो गया अपनी पोजीशन, ये हो गया अपना टाइम, कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, हालांकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बट ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्स है और ये टी है,
तो कभी भी आपका जो टाइम है वो डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। ये निगेटिव टाइम आपका कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का भी ग्राफ जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको एक डिस्टेंस दिया गया हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी गई हो, आपको कहा गया है कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर कुछ इस प्रकार से दिखता है तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये जो ग्राफ है अपना, ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। तो ये दो तीन ग्राफ थे जो मैंने आपको बताया था कि ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पॉसिबल ग्राफ है अपना, ये भी इम्पॉसिबल ग्राफ है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का भी ये जो ग्राफ है वो अपना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। इसमें एक और भी ग्राफ है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूं। मान लीजिए अपनी वेलोसिटी अपना टाइम है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए आपकी जो वेलोसिटी है अभी यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे हो गई, अभी यहाँ पे हो गई, अभी यहाँ पे हो गई। तो ये जो हमारी पहली लाइन है यही हमें कहती है कि ये जो हमारी पहली लाइन है यही हमें कहती है कि आपका जो ग्राफ है वो इम्पॉसिबल ग्राफ है। क्योंकि देखिए ये जो है हमारा टाइम है और ये टाइम घट रहा है, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, और हम कभी भी टाइम के पीछे नहीं जा सकते, टाइम हमेशा आगे जा सकता है। अगर आप उसको ऐसे भी देखें या फिर ऐसे ही भी देखें तो वो आपको टाइम रिवर्स ही दिखाएगा। और मेनली जिस ग्राफ में टाइम रिवर्स दिखाता है वो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमें इम्पॉसिबल ग्राफ्स की श्रेणी में वो ग्राफ आ जाता है, ठीक है। गला बैठ गया मेरा, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज इस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़े और कुछ ग्राफ पढ़े। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। जो आप a इज इक्वल टू dx बाई dt करते हो या फिर b इज इक्वल टू dx बाई dt करते हो, जिसे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखेंगे। तब तक के लिए आज आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा और मैंने आपकी पूरी की पूरी अभी ग्राफिकल एनालिसिस की कंसेप्ट आई होप क्लियर कर दी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।